नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों के लिए बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल से आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनजातियों में से गोंड जनजाति। देखिए भाई, ये गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक प्रमुख जनजाति है, क्योंकि ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी काफ़ी आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। गोंड जनजाति को अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त किया जाता है, जैसे कोंडगांव मुरिया, हिल मुरिया, गढ़वा, नारायणपुर मुरिया, मुरिया, धाकर, नवागढ़िया, भतरा, दंदामी मुरिया, हलवा और परजा। सामाजिक दृष्टि से भी इनको विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे हिल मरिया, दंदामी मरिया, गढ़वा आदि। इनमें से आप जब आंसर लिखो एग्जाम में, तो एक जो ऊपर वाला छोटे समूह में विभक्त किया हुआ है उसको आप एग्जाम में देना, और सामाजिक दृष्टि वाला भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बात करें इनके शारीरिक संगठन की, तो ये 5 फीट 5 इंच लंबे होते हैं और इनका रंग काला होता है, बाल काले और रूखे होते हैं, दाढ़ी के ऊपर मूँछों में बाल बहुत कम होते हैं, नाक बड़ी और फैली हुई होती है, शारीरिक गठन संतुलित होता है और हालांकि ये देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। सिर गोल होता है और होठ मोटे होते हैं, और इनके जो गोंडों की स्त्रियां हैं पुरुषों की तुलना में छोटी होती हैं। इनके भौगोलिक निवास क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पठारी भागों में निवास करती हैं, जो कि दक्षिण में गोदावरी नदी तथा उत्तर में विंध्याचल तक फैली हुई है। और छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर पठार में इनका मुख्य वर्ग मारिया, मुरिया, परजा, भटरा, अबला और ढोकर निवास करते हैं। तो इसको आप मैप के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। इंडिया का मैप बना के गोदावरी और विंध्याचल के बीच के एरिया को डॉट डॉट करके दर्शा दें, और उसमें इंडेक्स बना के लिख सकते हो कि ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। आदिवास की बात करें तो ये भवन निर्माण जनरली उत्सवों और शगुनों पर करते हैं, जहाँ पर एक फेवरेबल जगह देखने के बाद शाम के समय उत्सव आयोजित करते हैं। हालांकि आजकल ये पक्के आवास का भी निर्माण करने लग गए हैं। वस्त्र और आभूषण की बात की जाए तो स्त्रियां शरीर के काफ़ी भाग पर गोदन क्रिया करवाती है, जैसे कि आजकल टैटू की प्रथा प्रचलित है, ऐसे ही गोदन ये पूरे शरीर पर करवाती है। उसमें तरह तरह की डिजाइन बनवाती हैं, जो उनके लिए सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें चांद तारों से स्त्री पुरुषों के चित्र बनवाकर शरीर को सजाया जाता है। गोंड लोग प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं, और किसी कस्बे से सूत और सूती कपड़ा खरीद लाते हैं और सूत के वस्त्र अपने गांव में तैयार करते हैं, और अपने पालतू भेड़ बकरियां से ऊन प्राप्त कर उनसे ऊनी कंबल और कपड़ा बनाते हैं। स्त्रियां मूंगे व नकली मोतियों से बने आभूषण भी पहनती हैं। औजार उपकरण की बात की जाए तो ये मार्केट से औजार या उपकरण नहीं खरीदते हैं। इनके गांव में एक लोहार होता है, जो कि कृषि के औजार बनाता है, जैसे कि निराई के लिए खुरपे, फसल काटने की दांतलियाँ, हाशिए, कृषि कार्य के लिए हल, लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी, आखेट करने के तीर आदि। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं भी बना लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो इनका समाज पितृ प्रधान समाज होता है, और संपूर्ण अचल संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, पुत्री को इन पर संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। यदि लड़के को अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करनी है तो उसे लड़की के पिता के घर 2 से 5 वर्ष तक काम करना पड़ता है। एक पद्धति पैठू विवाह पद्धति भी है, और गोंड लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। परिवार की इकाई को भाई बंद के नाम से जाना जाता है। गोंड लोगों की भाषा की
बात की जाए तो इनकी भाषा होती है लमसेना, लमना या लमझाना। और ये जब भी कोई फेस्टिवल या इनका लोकल उत्सव होता है, पैठू या जो भी, इसमें स्त्री पुरुष साथ साथ नृत्य करते हैं। और इनके गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं। इस प्रकार गोंड गांव में 3 प्रमुख सामाजिक समुदाय या संस्थाएं होती हैं: बाड़ा, गुरी और गोतुल। बाड़ा होता है वो गांव के पटेल या माल गुजार का घर होता है। गुरी होता है अपने आजकल के जैसे कम्युनिटी हॉल होते हैं उस तरीके का होता है। और गोतुल ये एक युवा गृह होता है, इसमें अविवाहित युवक और युवतियां रहते हैं। इसे डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य भारत में मुरिया इसे घोटुल या गोतुल, भुइया, मुंडा और हो, और उत्तर प्रदेश में रंग बंग भी कहते। खान पान की बात करें तो ये लोग खान पान में चावल और मोटे अनाज का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। और इनके एरिया में महुआ बहुत अधिक मात्रा में होता है। महुआ के ताज़ा फल भी खाते हैं और उन्हें सुखाकर भी ये लोग खाते हैं। कंदमूल, फल आदि जंगल से इकट्ठे करके जड़ी बूटियाँ भी ये खाते हैं। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि। इसमें मैं आपको पहले भी बताया था क्या होता है कि एक जगह पर खेती की, फिर बाद में उसे 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। वहाँ झाड़ी घास फूस उगाते हैं जिससे उनकी उर्वरता बन जाती है और उनको वापस झाड़ियों और घास फूस को साफ करके वहीं डैमेज कर दिया जाता है, जिससे फर्टिलिटी बनी रहती है और 2-3 साल बाद वापस कृषि कार्य किया जाता है। कुछ लोग इनमें वनों की उपज इकट्ठा करते हैं, पशुपालन करते हैं, फिशिंग का भी काम करते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी कॉम्पिटिटिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखो गोंड लोगों की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं क्या क्या है। कृषि, और जो कृषि करते हैं उसको कहते हैं दिप्पा कृषि या इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसका लोकल नाम गोंड एरिया में है दीपा एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो एक तो कृषि कार्य हो गया, दूसरा फिशिंग हो गया, तीसरा वनों से उपज एकत्रित करना, और चौथा है पशुचारण। और देखिएगा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नीचे भी दे रखा है। एक तो दिप्पा कृषि, ये जंगली जातियाँ अभी तक बहुत घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है और जंगलों में इकट्ठी की गई लकड़ी, कंदमूल, फल और जड़ी बूटियों के जीविका निर्वाह करने के कारण निवर्तमान कृषि करते हैं। और पेंडा कृषि ये पहाड़ी भागों के डालों पर की जाने वाली कृषि होती है। पशुपालन की बात की जाए तो गोंड जनजाति पशुपालन कृषि कार्यों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, कोई पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं करते हैं। इनमें रावत वर्ग का पेशा पशुपालन है। ये लोग गाय, बैल आदि दूसरे कृषकों को बेच देते हैं और रावत लोगों का छुआ हुआ दूध, दही और अन्य भोजन सामग्री अन्य सभी लोग खा लेते हैं। दूसरा है इनका मत्स्य पालन। बस्तर की सभी आदिम जनजातियां मत्स्य पालन थोड़ी बहुत मात्रा में करती हैं, और परंतु कुरुख वर्ग के मछुआ ने मत्स्य पालन को स्थायी पेशा बना लिया है। उद्योग की बात करें तो गोंड लोग गांव में कुटीर उद्योग स्थापित कर अपनी आवश्यकता के औजार बनाते हैं। जैसे कि पहले हमने कहा था कि एक लोहार होता है, वो वहाँ पर कृषि कार्य के औजार बनाता है। प्रत्येक गांव या 2-3 गांवों के लिए एक लोहार होता है जो खेती के बहुत साधारण औजार बनाता है। उन लोगों में लोहार जनजाति कोई अलग जनजाति नहीं होती, परंतु गोंडों में से कुछ लोग लोहार का पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। मतलब जिन्होंने कृषि औजार बनाना शुरू कर दिया उसको वो लोहार का दर्जा दे देते हैं। एट प्रेजेंट की स्थिति देखी जाए तो इनकी यह है कि यहाँ पर शिक्षा का प्रसार हुआ है, आधुनिकता का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी के विकास के कारण और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण जनजातियों का उत्थान हुआ है, और उस उत्थान की वजह से आज ये उन्नति कर रहे हैं। कुटीर उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं, कई लोग श्रमिकों का कार्य भी कर रहे हैं, कई उद्योगों में कार्य करते हैं, स्कूल भी खुले हैं, वहाँ बाज़ार की सुविधा भी हुई है, परिवहन की सुविधा हुई है, अस्पतालों की सुविधा हुई है, सबसे मुख्य बात शिक्षा का विकास हुआ है। और
इस कारण ही गौंड लोग वर्तमान में मुख्य धारा से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं।